ठीक है। आप लोग कल वाले में से कुछ अभ्यास किए हैं? मतलब घर पर कल कितना निबंध लिखे आप लोग हैं? अच्छा, घर पर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? आप लोगों का अभी का स्ट्रेटजी क्या है? शांति नाम है ना आपका? क्या है स्ट्रेटजी? ऐसे ही चला जाता है, ऐसे और स्टैट पर ज्यादा फोकस करना। चलिए ठीक है। तो दिन भर में कितना ऐसे लिख लेते हैं? ऑफिस में जमा किए? अच्छा। और आपका बाबू? इससे स्टैट और पॉलिटी। चलिए, इस बीच में हम चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ स्टैट का भी एक क्लास करवाया जाए, जिससे कि आपका जो भी किया हुआ है वो शार्प हो जाए और उसमें आप अपने आप को अच्छा फील करें। नर्वसनेस भी फील होता है? हैं? अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग पहली बार देते हैं उनको कंफ्यूजन होता है, और जो लोग एक बार दो बार दे चुके होते हैं, क्या उनको कंफ्यूजन नहीं होता है? अच्छा, कंफ्यूजन और डर में क्या अंतर होता है? यह दोनों एक है? जायसवाल, आपका क्या स्ट्रेटजी है? मतलब जितना से जितना शॉर्ट नोट्स हो सके। और बिल्कुल। और आप क्या करते हैं? क्या नाम है आपका? आप ही को पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, प्रशांत, आप क्या कर रहे हैं? बहुत अच्छा करते हैं। अगर मान लीजिए कि जो सेक्शन ये लगे कि मेरे अनुकूल नहीं है, चूंकि निबंध जो होता है वो अनुकूल चिंतन है, और जब लगे कि नहीं इसमें हम अनुकूल नहीं हो सकते, तो उससे रिलेटेड जो विषय है उसको लेकर के आप आगे बढ़ जाए। और अभी के संदर्भ में बीपीएससी में बहुत भास्ट जो है सो अमूर्त निबंध नहीं पूछे जाएंगे। मतलब टोटल निबंधों में उनकी संख्या 2 या 3 रहेगा। तो उस स्थिति में आपके पास चयन का विकल्प रहेगा, और इसलिए सब्जेक्टिव निबंध पर पकड़ बना लीजिए, उसके विकल्प में अपने आप को एक जगह मजबूत कर लीजिए। ठीक है। और जिन लोगों का मान लीजिए कि उसमें रुचि है, वो अच्छा करते हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं। अन्यथा सब्जेक्टिव निबंध में जो है सो हम कुछ न कुछ लिखने के संदर्भ में रहते हैं। ठीक है ना? और इसी तरह से आज आप क्या करिएगा, आप लोग निबंध के बाद आज आप लोग रुके रहिएगा। मैं पूरे जीएस में जैसे पिछले बार लगभग 100 क्वेश्चंस लिखाया था, मैं आज क्वेश्चन लिखाऊंगा। ठीक है। और आप लोग जो है सो उसको लिखाने के बाद उसके अनुरूप आप घर पर भी काम करेंगे और हम भी काम करेंगे। ठीक है। और एक इंटीग्रेटेड आप फ्रेमवर्क बना लीजिए चीजों को। इंटीग्रेटेड फ्रेम करने का मतलब हो गया कि विषय जो है सो अलग अलग नहीं होता है, केवल विषय को फॉर्मेट किया जाता है अब पूछने के अकॉर्डिंग।
निबंध में और प्रश्न जीएस के प्रश्न में अंतर सिर्फ ये होगा विषय में कि जीएस में जो किसी भी विषय का जो एस्पेक्ट होगा वो एक टॉपिक के कई एस्पेक्ट्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और निबंध में वो संपूर्ण एस्पेक्ट एक में बदल करके एक टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आज हम एक प्रेजेंट करेंट का एक टॉपिक लेते हैं और उसका संबंध अर्थव्यवस्था से भी है, कृषि से भी है, जलवायु से भी है, स्वास्थ्य से भी है और हमारे विदेशी मुद्रा भंडार से भी है। मतलब इतना बड़ा एस्पेक्ट है उस टॉपिक का। आपको जब रखेंगे तब समझेंगे तो वो किस परिस्थिति में जीएस का हो जाएगा और कब वो निबंध का हो जाएगा। ठीक है, हम वहां पर आपको एक डिजाइन कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा कि जब आप विषय को पढ़ते रहेंगे तो उस विषय में आप अच्छे रहेंगे और सहज रहेंगे। तो एक हमारे पास टॉपिक, और मेरा मानना है कि अगर आप 100-150 टॉपिक को अगर कवर कर लेते हैं संपूर्ण रूप से, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका प्रश्न कहीं से मिस करना चाहिए। आप सहज रहेंगे और बड़ा ही सुंदर तरीके से आपका जो है सो एग्जाम जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि मेंस का जो एग्जाम है वो मूल रूप से अच्छे प्रस्तुति का एग्जाम है, और अभी का जो संदर्भ है बीपीएससी का, उसके मनोविज्ञान को भी पढ़ना होगा। तो उसके मनोविज्ञान को अगर आप देखेंगे तो अब पेज भरने वाला जमाना धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब पेज का महत्व नहीं रहेगा, मात्रा का महत्व नहीं रहेगा, महत्व हो जाएगा गुणवत्ता का। तो जिसने भी गुणात्मक प्रस्तुति आपकी होगी वो आपको स्कोर करा देगा। इसके अलावा जो दूसरा चीज ध्यान में रखना है कि निबंध किसी भी परिस्थिति में नकारात्मक नंबर नहीं देता है। नकारात्मक नंबर का मतलब होता है कि उसमें नंबर का कटना, ऐसा नहीं होता है। निबंध जो होता है एक भाव होता है और उसमें आपको नंबर कटते नहीं हैं, कम और ज्यादा होते हैं। किन्हीं को कम होगा, किन्हीं को ज्यादा होगा, लेकिन ये आप समझ जाइएगा कि नहीं इसमें हम कुछ भी लिखेंगे तब भी हमें बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। उसमें सही प्रस्तुति है, सही चीजें हैं, उस तरह से जो है सो टॉपिक है। तो आज करंट एस्पेक्ट्स में हम फिर से आज 2 से 3 टॉपिक लेते हैं जिस पर आज चर्चा करते हैं, और उन निबंध के एस्पेक्ट में भी चर्चा करते हैं और उस टॉपिक को हम जीएस में भी आपको डिजाइन करके दिखा देते हैं। ठीक है ना, जिससे कि आपका जो कंटेंट रहा, कोई भी चीज पढ़ते वक्त में आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि ये निबंध का है या ये जीएस का है। ठीक है, निबंध और जीएस दोनों एक व्यवस्थित और व्यवहारिक अप्रोच का नाम है। ठीक है ना, केवल क्या होता है कि जरूरत के अकॉर्डिंग उसके प्रस्तुतिकरण का विन्यास बदल जाता है, बस और कुछ नहीं होता है। और अगर वही चीज हमें अपने हिसाब से बदलना होता है, आयोग ने जैसा कि आपको कहा है कि आगे से मेंस में आपके कॉपी उतने ही दिए जाएंगे कि जितने आपको प्रश्न लिखने हैं। ये भी हो सकता है कि प्रत्येक प्रश्न के अनुरूप उतने ही पेज रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रत्येक पेज पर प्रत्येक प्रश्न का जो है सो अंकन किया जा सके, जिससे कि आप वहीं पर वो उत्तर लिख सके। ये भी एक व्यवस्था हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक व्यवस्थित रूप में उत्तर लिखना है और वो चीज सीखना है और कुछ नहीं करना है। इसलिए कम पढ़ना है, स्मार्ट पढ़ना है। स्मार्ट रूप से सोचिए, स्मार्ट रूप से चिंतन करिए। चले हम लोग तो शुरुआत करें। 2 निबंध लेते हैं करंट एस्पेक्ट्स में, एक जो होता है वो इकोनॉमी से लेते हैं और एक जो है सो इंडियन पॉलिटी से लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? सबसे पहले
नाम सुने होंगे, ठीक है। और दूसरा एक पॉलिटिक्स से आज एक टॉपिक लेते हैं, दोनों करंट का ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, समकालीन है। जैसे आज हम लोगों का तीसरा दिन है, तो पहला दिन हम लोगों ने विषय से संबंधित 4 निबंध को किया था, और दूसरा दिन जो है सो 4 निबंध हम लोगों ने अमूर्त किया था, और आज तीसरा दिन जो है सो हम समसामयिक से जो है सो विषय पर आधारित निबंध को ले रहे हैं, जिसमें जो है सो पहला निबंध मोटे अनाज वर्तमान आवश्यकता, और दूसरा एक राष्ट्र एक चुनाव। चले, अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए। वैसे अपने यहां जो अभी तक जो क्लास जीएस का चला या चल रहा है, वो क्लास बहुआयामी क्लास चलता है। मतलब किसी भी टॉपिक का जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होते हैं उसी संदर्भ में, जिसके परिणाम है कि जो भी लोग अपने यहाँ से मेन से लिखते हैं अभी तक सहज रहे हैं, सुरक्षित भी रहे हैं। सहज रहने का मतलब कि उन्हें ये नहीं लगता है कि ये विषय मैं नहीं जानता हूँ, और सुरक्षित होने का मतलब है कि रिजल्ट भी होता है। इसीलिए मैं विषय की बारीकियों के संदर्भ में विषय की व्यवहारिकता की बात करता हूं। मैंने मेरा आज तक प्रयास रहा कि मैंने कमीशन और विषय से अभ्यर्थी को डराया नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए कि ये 2 टॉपिक है, ये निबंध का भी टॉपिक है और जीएस का भी टॉपिक है। एक निबंध के टॉपिक में 5 क्वेश्चन हो सकते हैं जीएस में, आप ऐसे समझ जाइए, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हर जगह हो सकता है, यहां पर में भी, यहां पर में भी। अब कैसे हो सकता है, तो जरा पहले मैं वही एक बार आपको डिजाइन करके दिखा दूं। मान लीजिए एक टॉपिक है मोटे अनाज वर्तमान आवश्यकता, उसको भी छोड़ दीजिए, आप सीधा आ जाइए मोटे अनाज। अब यहां पर वर्तमान जलवायु परिवर्तन में मोटे अनाज के महत्व पर प्रकाश डाले, ये एक प्रश्न हो गया जीएस का, ठीक है। मोटे अनाज के संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा चलाए गए कदमों की चर्चा करें, ठीक है। स्वास्थ्य एवं खाद्यान्न क्षेत्र में मोटे अनाज के महत्व पर प्रकाश डालें। मोटे अनाज वर्तमान की आवश्यकता है, कैसे स्पष्ट करें। समावेशी एवं सतत विकास में मोटे अनाजों की भूमिका पर चर्चा करें। विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में मोटे अनाज का क्या योगदान हो सकता है, चर्चा करें। मोटे अनाज के संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा चलाए गए योजनाओं पर चर्चा करें। ये सब क्या हो गया, जीएस का प्रश्न। 150, 150, 150, 200, 200, 250 के उत्तर में ये इतने डिजाइन आ गए। अब यहां पर जब हम इसको निबंध के रूप में लिखेंगे तो इसके सभी सांगोपांग जो अवयव है उसको हम एक जगह कलेक्ट कर देंगे, मेरा एक निबंध हो जाएगा। आप समझ गए। जैसे जीएस में आप कोई खास सेक्शन को पकड़ते हैं, जैसे कि मोटे अनाज को हम जलवायु के अनुकूल क्यों कहते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये कम बारिश में किसी भी जलवायु परिस्थिति में ये उत्पन्न होता है। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो है सो आपको नेटिव प्रजाति है, मतलब इसको हम खाद्यान्न नहीं जंगली खाद्यान्न कह सकते हैं, कोई दिक्कत। ये घास है, और इसीलिए किसी भी परंपरागत खाद्यान्नों की तुलना में इसमें पानी और उर्वरकों का कम प्रयोग होता है, इसमें कीट कम से कम लगता है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से इसमें कई ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इसको अन्य खाद्यान्नों से अलग करता है।
ठीक है। तो इस तरह से कोई भी जब आप समसामयिक विषय पढ़ेंगे तो उससे आपका जो जीएस का जो प्रश्न होगा वो भी तैयार होगा। जीएस एक रेखीय प्रश्न होता है, ये याद रखिएगा कि उसमें किसी भी विषय का एक पार्ट जो है सो हमें पूछा जाता है, उसके इम्पैक्ट पूछे जाते हैं, उसके इंटर रिलेशंस पूछे जाते हैं, और निबंध में जो होता है वो उसके सभी आयामों को एक सूत्र में बांध करके जब हम व्यवस्थित रूप में उसे लिखते हैं तो वो निबंध होता है। शुरुआत करें तो आ जाए। आपको सबसे अब यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर चूंकि ये जो टॉपिक है ये वर्तमान संदर्भ में है, तो बनता है वर्तमान संदर्भ में है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर ये वर्तमान समय में चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वर्ष 2023 जो है वो क्या है, तो मोटे अनाजों का वर्ष है। ठीक है, मोटे अनाजों का वर्ष है, और ये जो है सो यूएनओ ने घोषित किया है भारत के प्रस्ताव पर। तो भारत के प्रस्ताव पर यूएनओ के द्वारा घोषित ठीक है। अब यहां पर दूसरा बात कि भारत को मोटे अनाजों में क्या दिलचस्पी है और क्यों दिलचस्पी है, उसी के संदर्भ में हम लोग इसको तहकीकात करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको खुशी होगी कि भारत सरकार 2023-24 के बजट में मोटे अनाज को श्री अन्न की संज्ञा दी है। मोटे अनाज को किस अन्न की संज्ञा दी है? श्री अन्न की। चलें, अब यहां पर आ जाइए। ठीक, अब मोटे अनाज की सबसे बड़ी क्या विशेषता है, तो ये घास कुल की खाद्यान्न है। जिसके कारण इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है। प्रतिकूल जलवायु भी इसकी खेती होती है। ठीक है, तो ये क्यों चर्चा में है ये अभी समझ में आ गया। अब यहां पर इस संदर्भ में हमारा एक भूमिका तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, ये जो मोटे अनाज हैं, अब यहां सबसे बड़ा चीज है कि इस मोटे अनाज को सुपर फूड की संज्ञा दी गई है, दिया जाता है, वो बाद में चर्चा करेंगे। तो मोटे अनाज का सबसे पहले हम लोग स्वास्थ्य पर आ जाएं, उसकी दृष्टि से हम लोग देखें। जैसे कि जो अनाज है, हम इसको 3 कैटेगरी में आपको समझा रहे हैं। जैसे कि एक होता है
जिसे हम लोग बड़ा अनाज कहते हैं, जिसमें हमारा चावल है, गेहूं है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसमें आप धान, गेहूं, इसको रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद होता है मोटा अनाज। और दूसरा होता है छोटा अनाज। वैसे मोटा अनाज और छोटा अनाज दोनों का अगर हम लोग सामान्य रूप में अंग्रेजी नाम देखें तो लोग इसका उपयोग करते हैं मिलेट्स। लेकिन दोनों में अगर पोषक तत्वों की दृष्टि से मूल्यांकन करें तो दोनों अलग अलग होता है। पोषक तत्वों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे सुंदर अनाज होता है ये छोटा अनाज, और पोषक तत्वों की दृष्टि से देखें तो सबसे बुरा अनाज होता है ये परंपरागत है, मुख्य खाद्यान्न है। आप लोगों को पता होगा कि जैसे कि गेहूं है, इसमें ग्लूटेन, और इस अनाज में इस अनाज में अंतर क्या है, सबसे पहले इसको आप देख लें। तो ये जो अनाज है, इस अनाज में एक तरह के पोषक तत्व की मात्रा अधिक होती है। जैसे अगर चावल है तो चावल मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट उसमें ज्यादा है, गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट उसके तुलना में कम है। लेकिन इसमें एक चीज है जो किसी अन्य में नहीं है, जो इसको थोड़ा सा खतरनाक बनाता है, वो है इसमें ग्लूटेन, जिसके कारण ये चिपचिपा होता है। तो इस अनाज की खासियत है कि ये आदमी का पोषण, सर्वांग पोषण नहीं करता है। मतलब एक तरह का पोषक तत्व मिलता है। अगर मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट मिला तो प्रोटीन और अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई। तो इसीलिए ये अनाज क्या करता है कि लंबे समय अंतराल के बाद ये आपको बीमार करने लगता है। ठीक है, ये चूंकि मुख्य भोजन लोगों का क्या है, यही है। तो ये खाना क्या करता है, एक समय अंतराल के बाद लोगों को बीमार करना पड़ता है। चावल कम खाइए, रोटी कम खाइए, फल खाइए, आपने सुना होगा। तो ये लंबे समय के बाद शरीर को नुकसान पहुंचाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये पूरे जीवन काल के लिए अनुकूल नहीं है। अब यहां पर मोटा अनाज है, जिसमें है ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। इस अनाज में इसके तुलना में ज्यादा फाइबर्स हैं और पोषक तत्व की मात्रा अधिक है। ये आपके शरीर को बीमार नहीं करता, लंबे समय तक भी उपयोग करने पर यह शरीर को बीमार नहीं करता, शरीर को स्वस्थ रखता है। लेकिन ये अनाज क्या करता है कि इसके उपयोग से बीमार शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। इस अनाज की यह खासियत है। इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है शावा, जिसको शामा भी कहते हैं, रागी, कगनी आदि आदि। वैसे याद रखिएगा कि ये दोनों मिलाकर एक माना जाता है। जब हम मिलेट्स की बात करते हैं तो इसमें दोनों दोनों आ जाता है, लेकिन मोटा और छोटा के आधार पर मैंने बांटा है। आप लोगों ने रागी को देखा होगा, देखा है, वो बड़ा बड़ा होता है, नहीं, क्या होता है, एकदम राई की तरह होता है, सरसों की तरह, मरुआ।
ठीक है, तो उसकी इस छोटे अनाज का खासियत है, ये सुपर फूड है, याद रखिएगा। ये बीमार को स्वस्थ करता है, ये स्वस्थ को बीमार करता है। ठीक है, ये आपको बीमार और स्वस्थ दोनों को संतुलित करता है, और ये अगर व्यक्ति बीमार है तो उसको ठीक करने लगता है। इसके पीछे क्या कारण है? तो इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व, यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। और इस अनाज में, इस अनाज की तुलना में, इसमें तो होता ही नहीं है, इस अनाज में सबसे अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। और इसी एंटीऑक्सीडेंट के कारण जो है हमारे शरीर में उच्च स्तर पर पोषक तत्व का क्रिएशन होता है इस अनाजों के द्वारा। और यही कारण है कि वर्तमान समय में इस अनाजों की मांग में काफी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ये अनाज का इसका जो है सो पोषक तत्व के आधार पर है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ कार्बोहाइड्रेट है, तो यहाँ पर क्या है, तो आयरन है, मिनरल्स है, पोटासियम है, नाइट्रोजन्स है, सभी तरह के जो पोषक तत्व हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इसमें पाए जाते हैं। कोई दिक्कत? तो ये अनाज स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी अनुकूल है, और यही कारण है कि वर्तमान समय में इसमें काफी अधिक क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस अनाज का जो सामान्य एक परिचर्चा है, ये आपके दिमाग में सेट हुआ। अब यहां पर आइए कि इस अनाज को अब हमें तो भारत के लिए आवश्यकता, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सबसे पहले तो भारत में कुपोषण का स्तर उच्च है। ठीक है, तीसरा, खाद्यान्न की उपलब्धता। चौथा, सभी क्षेत्रों में उत्पादन। यही एक ऐसा फसल है जिसे किसी भी क्षेत्र में उगाया जा सकता है, इसीलिए जलवायु अनुकूल फसल इसे कहा जाता है, कि किसी भी जलवायु में। दूसरा, मानसूनी विविधता में सुरक्षा। मानसूनी विविधता में सुरक्षा, यहां भाव हो गया सिंचाई से। सिंचाई से, खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। खाद्यान्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता।
निर्यात को बढ़ाना, वैश्विक उत्पादन में योगदान, वैश्विक उत्पादन में योगदान, और यही इस के महत्व को बढ़ाता है। चले अब आइए, इस उत्पादन में भारत की क्या स्थिति है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मोटे अनाजों में एशिया सबसे बड़ा उत्पादक है और उसमें भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। अब यह सवाल होगा कि यूएनओ के द्वारा जब इसे ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में घोषित किया गया है तो इसका अर्थ हो गया कि विश्व में मोटे अनाजों के महत्व को बढ़ावा देना और उस मोटे अनाजों की जो स्वास्थ्य वैल्यू है उसको लोगों तक पहुंचाना, जिससे कि कालांतर में विश्व में मोटे अनाजों के मांग में बढ़ोतरी हो और उस मांग की भरपाई में भारत अपना योगदान दे सके। ठीक है, विश्व स्तर पर इसका दो चीज, सबसे बड़ा फायदा क्या है, तो बिना अतिरिक्त खर्च का ये फसल अच्छे से उत्पादन की जाती है। दूसरा क्या है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये सबसे अनुकूल है। तीसरा क्या है, तो विश्व में हर जगह पर इसकी खेती की जा सकती है, जिसके कारण कार्बन उत्सर्जन की समस्या को कम किया जा सकता है और जलवायु परिवर्तन में होने वाले खाद्यान्न संकट की समस्या को जूझ रहे देशों को इससे उबारा जा सकता है। अर्थात खाद्यान्न का नया विकल्प यह प्रस्तुत करता है और इसीलिए वर्तमान समय में मोटे अनाजों की भूमिका जो है सो काफी बढ़ गई है। ठीक है, और भारत इसका अगुवा इसलिए है क्योंकि मोटे अनाजों का जो सबसे बड़ा उत्पादक है और बड़ा राष्ट्र है वो भारत है और यही कारण है कि भारत इस क्षेत्र में बड़ा काम कर रहा है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि भारत केवल अपने लिए नहीं जीता है, भारत की आज संपूर्ण विदेश नीति का जो निचोड़ है उस पर अगर गौर करेंगे, आप ध्यान देंगे तो वो सभी के कल्याण के संदर्भ में अपने नीतियों का अनुसरण करती है और यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसके महत्व को उन्होंने रखा, क्योंकि दवा जो होता है वो व्यक्ति के जीवन को बढ़ाता नहीं है, केवल एक व्यवस्थित करता है। व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन शैली को बिना बदले हम उसके स्वास्थ्य की अच्छी कामना नहीं कर सकते और यही कारण है कि प्राकृतिक उत्पादन से ही प्रकृति का बचाव होगा और ये जो खाद्यान्न है ये प्राकृतिक उत्पादन है, प्राकृतिक चीजें हैं जिसको बढ़ा करके हम परंपरागत खाद्यान्नों की संकट का एक विकल्प तलाश रहे हैं और इससे केवल विकल्प ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, ऊर्जा, संसाधन, निर्यात सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी होगी। कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पर आ जाइए जी, पूछिए। मोटा अनाज जो है भारत में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पे कुपोषण सबसे ज्यादा क्यों है? इसके पीछे कारण है कि मोटे अनाजों के प्रति जो लोगों का रुझान है वो खाद्यान्न में मुख्य रूप से लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है। हम यहाँ बहुत सारे ऐसे चीजों का उत्पादन करते हैं जिसका लाभ हमें कम और दूसरों को ज्यादा मिलता है। आपको पता होगा कि भारत विश्व का जेनेरिक दवा में भी सबसे अधिक जो है सो उत्पादन करता है, लेकिन विडंबना यह है कि भारत विश्व का सबसे कम जेनेरिक दवा लिखने वाला देश है। यहाँ जेनेरिक दवा लिखा ही नहीं जाता है। हम लोगों का विश्वास जो है पेटेंट मेडिसिन पर होता है, जिसके कारण भारत में स्वास्थ्य और इलाज दोनों ही महंगा है। ठीक है, तो इसके प्रति जो लोगों का मनोविज्ञान है उसको बदलना, लोग इसको सहजता से लें, जानें, समझें, तब जो है सो हम उसको अपनाते हैं। तो भारत में उसी कुपोषण को दूर करने के लिए कि जो हम परंपरागत तरीके से हमारा जो जीवन यापन था
और ये जो हमारे मुख्य खाद्यान्न के रूप में कभी उपयोग किया जाते थे, इसको हम फिर से उपयोग में लाएं, ठीक है, और अधिक से अधिक लोगों तक हम इसे जोड़ पाए। आप सोच सकते हैं कि भारत में विटामिन ए, आयरन, कोबाल्ट, फॉलिक एसिड, फास्फोरस, कैल्शियम इन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इन सब की कमी से बीमारी होती है, ठीक है। सामान्य रूप में अगर बीमारी को देखा जाए तो ह्रास जनित बीमारी होते हैं, पोषक तत्वों की कमी से बीमारी होते हैं, और इन दोनों का संबंध कहीं न कहीं खाद्यान्न से है, पोषक अवयवों से है। तो अभी तक जो हमारा मुख्य भोजन का क्षेत्र रहा, ये रहा, लेकिन इस भोजन में फाइबर्स, न्यूट्रिएंट्स, आयरन, मैग्नीशियम सारी की मात्रा है, जिसके कारण सभी लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। आपको याद होगा कि भारत में कुपोषण को दूर करने के लिए ही हमने एक ट्रांसजेनिक मतलब जेनेटिक मॉडिफाइड राइस का निर्माण किया था, जिसका नाम है गोल्डन राइस। वैसे चावल जो होते हैं मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने जीन परिवर्तन के द्वारा जो है सो उसमें विटामिन ए और प्रोटीन दोनों के गुणों को अधिरोपित करके एक विशेष सुपर डिजाइन फसल का निर्माण किया गया था। इसीलिए याद रखिए, प्रकृति ने इसे सुपर अनाज के रूप में दर्जा दिया है कि जिससे हमारा न केवल पोषण होता है बल्कि हमारा स्वास्थ्य भी हमेशा के लिए मेंटेन रहता है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक। और इसी के संदर्भ में वर्तमान समय में इस पर हमें काम करना है। चले, अब यहां पर इससे लाभ क्या होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला, किसानों की आय में वृद्धि। क्षेत्रीय विषमता में कमी, ठीक है, अंतर क्षेत्रीय उत्पादन को बढ़ाना, समस्या का निदान, जलवायविक समस्या का निदान, पर्यावरण दुष्प्रभाव को कम करना, आदि आदि, ठीक है। इसके अलावा निर्यात संवर्धन, वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक खेती को बढ़ाना, पृथ्वी का बचाव करना।
क्या चाहिए? प्रमोशन। ठीक है। इसका और जो एक सबसे बड़ा फायदा है, जैसे कि हम एक छोटा सा आपको एग्जांपल देकर बताते हैं। मरुआ को तो जानते होंगे आप लोग, रागी खाए हैं आप लोग? नहीं खाए हैं? खाए? अच्छा, कितने लोग देखे भी नहीं है? अच्छा, देखे भी नहीं है। अच्छा, ठीक। तो आपके लिए जो है ना, सारे मल्टीनेशनल कंपनी जो है सो बिस्किट बना रही है। आप जाइएगा, कहिएगा रागी बिस्किट मिलेगा, आप खाएंगे। डायबिटीज के लिए बड़ा ही अनुकूल माना जाता है। इस अनाज की खासियत होता है कि हार्ट, किडनी, लीवर, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, इन सब के लिए ये अनुकूल होता है। अगर प्रारंभिक अवस्था में ये सब हो और केवल इसी अनाज का सेवन करे तो सामान्यतः लोग स्वस्थ हो सकते हैं। प्रकृति ही व्यक्ति को बीमार करता है और प्राकृतिक उपादान से ही उस बीमारी का इलाज होता है। हम इसको नहीं जानते हैं, इसलिए हम नहीं समझ पाते हैं। आपने कभी जो है सो शेर को जो है सो किसी डॉक्टर के पास जाते हुए देखा है? वो बीमार होता है तो वो स्वयं अब प्रकृति में उन चीजों को जानता है और वहां से उसको लेकर के वो स्वयं ठीक भी हो जाता है। आपको जरा सोचना होगा कि जिस समय में दूर दूर तक स्वास्थ्य संरचनाएं नहीं थी, उसके तुलना में तो आज बहुत है, आने वाले समय में बहुत होगा। आप जरा सोचिए कि हर पग पग पर आज बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, तो जरा सोचिए कि क्या पूरा विश्व बीमार हो जाएगा? और इस क्षेत्र में अगर इतना अधिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में स्वास्थ्य और भी समस्या हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अब जिस समय में मान लीजिए इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, दूर दराज इलाके में कहीं एक वैद्य हुआ करते थे और पूरा लोग स्वस्थ रहा करता था और 100 साल जिंदगी जीता था। आज हमारे मेडिकल साइंस इतना उन्नत हो गया है, फिर भी लोग 60 साल 40 साल जाते जाते दम तोड़ रहा है। तो ये संदेश है कि हम कहीं न कहीं प्रकृति के नियमों से दूर हुए हैं। इसलिए अगर हमें स्वस्थ रहना है तो उन्हीं प्राकृतिक अनुशासनों का पालन करते हुए और उन्हीं प्राकृतिक उपादानों का सेवन करते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करना होगा, नहीं तो हमारा जो जीवन चक्र है वो छोटा होता जाएगा। वैसे भी मानसकार बाबा तुलसी कह चुके हैं कि कलयुग में लोगों का जीवन चक्र वैसे ही छोटा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो हमारे जीवन चक्र को और क्या कर रहा है? छोटा कर रहा है। चले, तो यहां पर जैसे कि हम रागी की बात कर रहे थे, तो रागी का जो फसल है ना, वो आपको क्या होता है कि किस, अगर फसल के चक्र में देखें, क्रम में देखें, तो किस प्रकार का फसल है? रबी है, खरीफ है, जैद है, क्या है? अब ये जीएस के चूंकि आप लोग, चूंकि हम लोग जब फसल पर रहे हैं तो इतना पूछना मेरा काम है कि नहीं? नहीं पूछूं? ठीक है, जिसमें लगा दे। उसको कब बोया जाता है? गर्मी में बरसात गिरने से पहले उसको बोया जाता है और बरसात आने आने तक उसको काट लिया जाता है। लंबी अगर बारिश होती है तो उसको काट लेते हैं किसान। क्या होता है ऐसा? मतलब बहुत कम समय में बहुत अच्छा उत्पादन देता है, जिसके कारण उसका लघु फसल चक्र होने के कारण उसमें निवेश
और समय कम लगता है और उत्पादन अधिक होता है, जिसके कारण एक ही खेत में कई फसल चक्रों को निर्धारित करके किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। जो धान और गेहूं की तुलना में उसका जो चक्र है वो क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण न केवल उसके उत्पादन में वृद्धि होता है बल्कि समय बचत होने के कारण उस खेत में और भी तरह के फसल लगा करके किसानों की आय क्या हो जाती है, दोगुना हो जाती है, जो मोटे अनाजों की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है ना। मान लीजिए कि 6 महीने में एक उत्पाद और 3 महीने में एक उत्पाद, दोनों में अंतर आ गया। अगर 3 महीने में हमारा फसल चक्र बनता है तो एक साल में हम एक खेत से कितने फसल उत्पादन कर लिए, 4 तरह के फसल उत्पादन कर लिए, जबकि किसान पूरे साल भर में एक फसल का उत्पादन करता है या 2 फसल का उत्पादन करता है। लेकिन अगर वो 4 फसल का उत्पादन कर लेते हैं तो वो क्या होता है कि न केवल उनके इनकम बढ़ जाते हैं बल्कि उनके पास फुल टाइम सालों भर का काम रहता है, जिसके कारण कृषि जो है छद्म बेरोजगारी से ऊपर उठ जाता है। अगर कृषि को बेरोजगारी से छद्म बेरोजगारी वहां ज्यादा होता है और उस बेरोजगारी को अगर वहां कम करना है तो कृषि कार्यों को लगातार करना होगा, और इसीलिए ऐसे फसल चक्र वाले ऐसे चक्र को हमको लाना है जिनका लघु टाइम पीरियड जो हो वो क्या हो, छोटा हो। और यही कारण है कि इस फसल का जो टाइम पीरियड होता है वो काफी छोटा होता है, और जिसके कारण एक खेत में कई बार इसके उत्पादन के द्वारा कई तरह के फसल बनाए जाते हैं। और यही कारण है कि वर्तमान सरकार जो है सो फसल पर काफी काम कर रही है। आपको याद होगा कि नीति आयोग, भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इन सभी ने जो है सो देश में इस पर काम कर रहा है। इसमें छोटे छोटे अनाजों को प्रसंस्करण करके कई तरह के फूड्स को डिजाइन किए गए हैं, जिससे कि न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर भी इस फसल को जो है व्यवस्थित किया जाए। ठीक है। तो अगर इस पर हम अब आपको ये कहें कि आप कितना समझे, और इसके लिए अगर मैं 10 मिनट में आपको लिखने के लिए कहूं तो कोई दिक्कत? ठीक है। तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी तुरंत लिखिए इस पर। निबंध, पूरा निबंध लिखना है। ठीक है। मोटे अनाज, वर्तमान आवश्यकता। लगे हाथ चेक कर लें, क्योंकि विषयगत है इसमें तो कहीं
सब कुछ समझाने के बाद आपको 30 मिनट का समय मिला। हाँ, अच्छा 20 मिनट, 15 मिनट, अच्छा ठीक है 15 मिनट। तो 15 मिनट में जो आप लिखे, ठीक है, तो हम ये नहीं पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या लिखे, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या सोचे, क्योंकि लिखेंगे आप वही जो सोचेंगे, क्या है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि इस प्रश्न में जो हमारा निबंध है, मोटे अनाज वर्तमान आवश्यकता, ठीक है। तो इसमें जो भूमिका आप लोग बनाए होंगे, शुरुआत किए होंगे, तो सब लोग तो अलग अलग किए होंगे और ये अलग अलग होगा भी। ऐसा नहीं होगा कि सब एक ही जैसा होगा और सबकी भूमिका भी एक तरह का होगा, ऐसा भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि पहले पैरा में जो आप इसके लिए भूमिका बनाए, चले आज हम लोग थोड़ा सा निबंध लिखने की कुछ चीजें सीख लें। तो जैसे सबसे पहले जो आपने भूमिका लिखे हैं, तो भूमिका कैसे लिखे हैं आप लोग? हाँ, 1 मिनट, पहले आप पढ़िए क्या लिखे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भूमिका बनाए हैं, ठीक है। शिवाजी आप क्या बनाए हैं? अन्ननाम प्राणिना प्राण, अर्थात अन्न प्राणियों का प्राण है। वेरी गुड, स्पष्ट है कि जीवन जीने के लिए हमें प्रमुख तत्व है, परंतु वर्तमान समय में बढ़ती जनसंख्या तथा प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की लगातार हो रही कमी ने विश्व का ध्यान खाद्य प्रवृत्तियों से इतर कुछ विभिन्न आयामों की ओर आकृष्ट किया है। यही कारण है कि वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का वर्ष घोषित करते हुए यूएनओ विश्व को खाद्यान्न के प्रमुख साधन के रूप में मोटे अनाज की ओर प्रोत्साहित कर रहा है। बैठ जाइए, ठीक है। शांति आप क्या लिखे हैं? थोड़ा जोर से बोलेंगे। प्रकृति के द्वारा हमें सारी वस्तुएं उपलब्ध कराने सक्षम है जो हमारे लिए आवश्यक है। पानी व जल तथा अनाज की प्रकृति के साथ व्यवहार के द्वारा प्राप्त किया जाता है। खेती पर्यावरण के लिए अनुकूल और मानव पोषण देने वाली प्राचीन तकनीकी है। खेती के द्वारा वह अनाज प्राप्त करते हैं जो कोई मानव की जो प्रांत है उसको शांत करती है, बल्कि एक स्वस्थ जीवन में प्रदान करती है। इसी संदर्भ में अनाज को कई प्रकार है। मुख्य अनाज जो पहली श्रेणी में है तो गेहूं चावल आदि हैं। दूसरा प्रकार मोटे अनाज का आता है, बाजरा मक्का इत्यादि है। मोटे अनाज की विविधता को देखते हुए यूएनओ द्वारा भारत के प्रस्ताव के द्वारा वर्ष 2030 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। मोटे अनाज द्वारा अब रुक जाइए, समझ गए, बैठ जाइए। आप क्या लिखे हैं बाबू प्रशांत? वर्तमान वैश्विक परिवेश को देखा जाए तो विश्व विभिन्न प्रकार की समस्याओं में घिरा हुआ है। ऐसे में ऊर्जा संकट, खाद्य संकट, जलवायु परिवर्तन, इनमें से खाद्य संकट एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यूएनओ के समक्ष में 2023 को मोटे अनाज को वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव किया। यूएनओ ने मोटे अनाज की महत्ता को देखते हुए इसको स्वीकार किया, वर्ष 2023 को मोटे अनाज को वर्ष घोषित किया। भारत सरकार ने इसको ध्यान में रखते हुए अपने बजट में दूसरी अनेक संघर्ष और इसको इसके उत्पादन और प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए देश में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बहुत सुंदर, बैठ जाइए, पढ़िए पढ़िए।
mixing or in respect to eating. Also, दूसरे अनाज जैसे खाद्य को बढ़ावा दीजिए तो और भी अधिक हो जाए। आप सरकार को प्रयासों के द्वारा 2023 तक छोटे अनाज को बिहार के छोटे अनाज की जाती है। बिहार सरकार की प्रयास बैठ जाइए। बाबू आप क्या लिखे हैं? केवल पहला पैरा पढ़ना है, भूमिका। अभी हमको पहले भूमिका पर चर्चा करना है। बैठ जाइए। सरोज जी क्या लिखे हैं? बहुत सुंदर। त्रिपाठी लिखे हैं, क्या लिखे हैं? पढ़िए तो। गुणवत्ता की उच्च हाजिर होती है और भारत दे रहा है लेकिन दूसरा का उसका मुद्रण कर रहा है। भारत सरकार की पहली प्राथमिकता संगठन ने मोटे अनाजों को प्राथमिकता दी है तो कहीं गौर होते जा रहे थे, लेकिन इतने पोषक तत्वों की अधिकता के बावजूद भी भारत का निर्णय 2023 की मोटे अनाजों का विरोध किया है। भारत की तरफ से मोटे अनाजों की पहल करने का मुख्य कारण ये है कि भारत का पारंपरिक खाद्य रहा है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी तरफ से ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकार यह कदम उठाए हैं। इन अनाजों की विशेषता ही आज उनके तत्वों का कारण बनी है। बैठ जाइए। आप क्या लिखे हो बाबू? संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत के प्रस्ताव को 2023 में मोटे अनाज को घोषित किया। मोटे अनाज मोटे अनाज को संज्ञान किया गया। मोटे अनाज जैसे कि दाल, मसाला, जैसे फसल जलवायु में जिससे रफ्तार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आने वाले भविष्य में समस्त संसार के खाद्यान्न मोटे अनाज को पानी बिना किसी रासायनिक खाद के उगाया जा सकते हैं, जिससे पर्यावरण के बैठ जाइए। आपने देखा कि भूमिका सब अलग अलग लिखे हैं और बहुत सारे लोग लिखे हैं। ये मत सोचिएगा कि कुछ ही लोगों का सर सुने हैं, उससे एक व्यू मिल जाता है कि आप ऐसे लिखें। अब यहाँ आइए, सबसे पहला ये जो निबंध आपको लिखना है, ये लिखना है 800 के शब्द के आसपास। हम एक टारगेट बनाएंगे कि हमें इसमें कितना वर्ड का चयन करना है, लगभग 1000। ठीक है। अब यहाँ भूमिका है, तो मैंने निबंध के सामान्य परिचय में भूमिका बताया था कि आप कैसे शुरू कर सकते हैं। सबकी भूमिका सही अच्छा है, इसलिए किसी भी रूप में लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसे जो है सो केवल इसी रूप में लिखिए, क्योंकि लिखने का कोई बना बनाया सा एक मानक प्रारूप नहीं होता है। अब जहां से भी आप कुछ नए लेते हैं, उसको जब अपने रूप में बनाकर प्रस्तुत करते हैं तो वो मौलिक लेखन होती है। अब यहां सबसे पहला, जब भूमिका की यहां बात होगी तो यहां मुख्य चीज जो इसमें है वो है अनाज, मतलब अन्न, भोजन। क्लियर करते हैं, बिंदु तलाशते हैं। ठीक है। पोषक अवयव, ठीक है। अब इस संदर्भ में अगर हम ले लें, अब ये किसके लिए, तो भोजन का सीधा संबंध होता है जीवन से। ठीक है। तो पहला अगर हम इसका निबंध लिखेंगे तो हम किसी दोहे से
सुक्ति से या उक्ति से? पहला। दूसरा एक हुआ। अगर ये भी हमारे पास नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब यहां पर हम अगले कड़ी में जब हम लोग आएंगे तो यहां पर आवश्यकता, आवश्यकता का मतलब हो गया जीवन। तो दूसरे भूमिका के रूप में जीवन और भोजन के संबंध से हम भूमिका बना सकते हैं। ठीक है। अब यहां से जब हम आगे आगे आएंगे तो हम एक संवैधानिक भूमिका भी लिख सकते हैं। और इसमें हम आर्टिकल 21 और 19 को जोड़कर निबंध में इसके महत्व को दर्शा सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। चौथा, मानव के शुरुआत से ही, क्योंकि जीवन का संबंध उससे है, इसीलिए भोजन, वस्त्र, आवास मौलिक आवश्यकताओं में सबसे ऊपरी पायदान पर भोजन होता है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो हम इसके जो साहित्यिक पक्ष है वहां से भूमिका ले सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। तीसरा आ गया कि अब इसमें एक तत्व और है, वो तत्व है वर्तमान। अगर हमें कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं, तो हम यहां वर्तमान से भी ले सकते हैं, जिसमें हम वर्ष 2023 को यूएनओ ने जो घोषित किया है। कोई दिक्कत तो नहीं। कैसे? तो बाबू आपका क्या नाम है? सुमन, थोड़ा ऊपर पढ़िए तो आप अपनी भूमिका देखिए। इन्होंने प्रेजेंट से ही उठाया है, आपको सुन बातें हैं। वर्ष 2023 को मुख्य अनाज का वर्ष होगी, जो भारत और विश्व के एक आहार की जरूरत को दर्शाता है। आज जिस प्रकार भारत और विश्व के बीमारी की समस्या बढ़ी है, मुख्य अनाज की बड़ी भूमिका हो सकती है और इसी संदर्भ में भारत द्वारा छोटे में बहुत कुछ कहे। क्या आप लोग सुने इस बात को? क्या इनको जो है सो भूमिका अगर 2 नंबर हो तो 2 नंबर का 2 नंबर मिल सकता है? मान लीजिए हमें ये नहीं, सबकी भूमिका अच्छी है, मैंने ये नहीं कहा। सबसे पहली बात, मैंने बुरा किन्हीं को कहा है? मैंने आपको दिखाया कि आपके पास जिस तरह का भाव है अब वहां से सुरक्षित हो सकते हैं। तो वर्तमान संदर्भ में कैसे इन्होंने लिया और उन्हीं को प्रेजेंट करते हुए शुरुआत कर ली। ठीक है ना। अन्न और जीवन कहा जाता है कि अन्येन ब्रह्म, अन्य ही ब्रह्मा है कि नहीं? अब अन्य ही जब ब्रह्मा है तो इसका मतलब है कि ईश्वर जो है सो अन्न में वास करते हैं, और इसीलिए अन्न का हमारे मन, शरीर, स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। मतलब अन्न और मन का एक सीधा संबंध है जिससे संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। चले, और उसमें वर्तमान समय में यह मोटे अनाज की कुछ अपनी विशेषता है जिस संदर्भ में आप उसको लिखेंगे। तीसरा, जीवन और भोजन दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं। जीवन की जीवंतता भोजन से संभव है। कोई दिक्कत। और इसीलिए इस संदर्भ में आप यहां से इसको लिख सकते हैं। यहां से आएंगे, भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीने का अधिकार देता है, और इस जीवन को यथार्थ, योग्यपूर्ण और महत्वपूर्ण बनाने के लिए, या दूसरे शब्दों में कहें तो जीवंत बनाने के लिए, हमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत आजीविका का अधिकार देता है, जो आजीविका अपने लिए अच्छे पोषक तत्व प्राप्त करने की एक व्यवस्था है। ठीक है ना। और इसी संदर्भ में
अन्न और जीवन एक दूसरे से साहचर्य है और इसी साहचर्यता के साथ जीवन के स्वास्थ्य और समस्त प्रक्रियाएं इससे प्रभावित होती है। मैं सब तो ये आप देख लिए कैसे। तो अब जिस स्टाइल में लिखना चाहेंगे हम उसको वहां से उठा लेंगे, ठीक है। अब यहां पर जब आया तो अब इसका परिचय हो गया। अब यहां से हम नीचे आएंगे तो हम डायरेक्ट तो वहां पर नहीं पहुंचेंगे। अब यहाँ दूसरा एस्पेक्ट इसका होगा फिर निबंध का इस प्रश्न में कि इसमें जो अभी वर्तमान संदर्भ है और इसकी पूछ, तो उसमें आप सबसे बड़ा चीज वर्तमान का खाद्यान्न संकट, ठीक है। इस खाद्यान्न संकट को एक्सप्लेन करते हुए ये खाद्यान्न संकट क्यों आया, ठीक है। मूल भाव में क्या आ गया, आदमी नए चीजों की तलाश कब करता है, जब पुराने बेकार हो जाते हैं या प्रभाव में नहीं रहते हैं या उनके महत्व खो जाते हैं। तो वर्तमान समय में मोटे अनाज इतने प्रासंगिक हो रहे हैं, इसके पीछे मूल कारण है खाद्यान्न संकट। इस खाद्यान्न संकट का मूल कारण क्या है, तो इस खाद्यान्न संकट का मूल कारण है सबसे पहला निम्न उत्पादन। कड़ी जुड़ता जाएगा, निम्न उत्पादन। निम्न उत्पादन मतलब कृषि उत्पादन, ठीक है। इस निम्न उत्पादन का क्या कारण है, तो मानसून की विफलता। मानसून की विफलता, मानसून की विफलता का मूल कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, ठीक है। अब ये इतना को क्रमबद्ध एक्सप्लेन करेंगे जैसे कि ये सब लगे कि इसी से अटैच है, और इस तरह से ये हमारा 200 शब्द के आसपास होगा, ठीक है। अब आएंगे हम मोटे अनाज के संदर्भ में, ठीक है, क्योंकि इसको स्पष्ट करते हुए इसकी आवश्यकता को रेखांकित करेंगे। चलें, अब यहाँ जब मोटे अनाज के रूप में आएंगे तो मोटे अनाज का थोड़ा सा परिचय देंगे कि मोटे अनाज है क्या, जैसे कैटेगरी बताए, कोई दिक्कत उसमें उसका लिखेंगे। और फिर क्या चीज, इसके मोटे अनाज कहने के पीछे जो मूल कारण है इसमें उपस्थित फाइबर की मात्रा, ठीक है। क्योंकि सभी अनाजों की तुलना में इसमें जो फाइबर की मात्रा होती है वो सबसे अधिक होती है, जिसके कारण इसे मोटा अनाज कहा जाता है। कोई दिक्कत। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि ये जो है सो आपको प्राकृतिक रूप में, मतलब घास है ये, अगर वनस्पति के रूप में आप देखेंगे, अभी भी अगर आप देखेंगे कि लोग मवेशी के लिए चारा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, जो ज्वार वगैरह सब होता है उसको जो है लोग मवेशी के लिए चारे के रूप में उपयोग करते हैं, घास के रूप में उपयोग करते हैं, और वही ये चीज है। लेकिन तो इसमें ये चीजें हैं। तो यहाँ इस अनाज को जो है सो हम सामान्य परिचय देते हुए क्या करेंगे, इसकी विशेषता लिखेंगे। बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जाता है, ये हम मान रहे हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना हो उस तरह से तो आप एक डायग्राम बना सकते हैं। ये हम कह रहे हैं, ये मॉडर्न निबंध की एक परंपरा के रूप में है। क्योंकि हमेशा पॉइंट कम करिएगा, उस पॉइंट को अलग भाग में लिखिएगा। जैसे जीएस में पॉइंट बनाते हैं वैसे नहीं बनाइएगा, लेकिन आप उसको जो है सो इंटीग्रेटेड रूप में लिख सकते हैं।
ठीक है ना, बड़ा पॉइंट हो सकता है, छोटा पॉइंट नहीं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि अब यहां से कैसे हम लोग आए, समझ गए, यहां आए, फिर इसकी आवश्यकता को दिखाए, फिर अब मोटे अनाज का परिचय करवाए। ठीक, अब जब मोटे अनाज का परिचय, तो इसके साथ साथ अब इसका बेनिफिट, ठीक है, तो इसके बेनिफिट को जब हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, इसके बाद इसका सामाजिक बेनिफिट, फिर इसका आर्थिक, फिर इसका पर्यावरणीय, क्या लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरह से हमारा ये कितना हो जाएगा एक्सप्लेन करते हुए, कम से कम 200 ही लिखिए ना आप, मिनिमम हम बात कर रहे हैं 200। ठीक, अब यहां पर जब हम लोग आएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, तो इसके बाद जब आएंगे तो अब यहां से स्टार्ट होगा ठीक है, बेनिफिट आ गया। चले, अब यहां पर सबसे बड़ा चीज है कि अब हमें इसको विश्व बाजार से जोड़ना है, तो इसके लिए हमें कार्यक्रम होगा, तो मतलब सरकार का प्रयास। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और इस सरकार के प्रयास में जब हम आएंगे तो इसमें उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, नीति आयोग, यूएनओ, इन सब के प्रयासों का वर्णन करेंगे। ठीक, और इसको वर्णन करते वक्त हम फिर 200 शब्द ड्रॉ कर लेंगे। पॉइंट आ गया। फिर आइए, यहां से जब फिर आप आगे बढ़ेंगे तो अब यहां पर होगा कि ये सामान्य है या इसके लिए कोई चुनौती भी है, तो अब चुनौती भी, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या चुनौती है, तो सबसे पहला चुनौती है कि इसके उत्पादन को बढ़ाना, और इसके लिए जागरूकता लाना। क्या करना है इसके लिए, जागरूकता लाना। तीसरा, इसके जो है सो विपणन को बढ़ाना, इसमें जो है सो खाद्य डिजाइन को, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ाना, और सभी तक पहुंचाना। ठीक है, तो सिक्वेंटली अब आप किस पर आ जाएंगे, निष्कर्ष पर। इस तरह से कितना क्वेश्चन हो गया, सॉरी कितना शब्द हो गया टोटल, तो आपके पास 1000 शब्द हुआ, और 1000 शब्द का मतलब हो गया जीएस का 4 क्वेश्चन। समझे, मान लीजिए यही टॉपिक अगर जीएस में आ जाए, सोच लीजिए अगर संपूर्ण रूप में आ जाएगा तो वहां आ गया,
लेकिन यही टॉपिक अगर जीएस में आ जाए तो जीएस में आ जाएगा तो क्या होगा, तो जीएस में आ जाएगा तो ये 5 क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। मोटे अनाजों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार के उपायों पर चर्चा करें, ठीक है। मोटे अनाज के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करें तथा बिहार संदर्भ की व्याख्या करें, ठीक है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, उस स्थिति में मोटे अनाज की संभावना और चुनौती के संदर्भ में चर्चा करें। क्या है कि नहीं है? भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, ऐसे में मोटे अनाज से इसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चर्चा करें। हमने एक इंटीग्रेटेड टॉपिक लिया था, ठीक है ना। पैसा जब बोलता है तो सत्य मौन हो जाता है। ये जो निबंध होगा ये तो दार्शनिक निबंध है। ये पैसा जब बोलता है तो सत्य क्या हो जाता है, मौन हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या इसमें से जीएस के प्रश्न नहीं बनेंगे, ये केवल निबंध रह जाएंगे। लेकिन कोई कंटेम्प्रेरी विषय जब हम पढ़ेंगे तो वो हमारा निबंध भी होगा और जीएस भी होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इससे आपको डबल फायदा होता है। एक काम में कहते हैं ना कि आम के आम गुठली के दाम, दोनों चीज आपके तैयार हो जाते हैं अगर इस तरह के निबंध को आप तैयार करके रखते हैं। तो आप जीएस में भी सुरक्षित हो जाते हैं और निबंध में भी सुरक्षित हो जाते हैं। उसी विषय का सभी रूपों को जान लेना, निबंध हो गया और उसके किसी एक सेक्शन से प्रश्न आ जाना, ये जीएस हो गया। जीएस में जब भी प्रश्न आएगा तो उसका एक सेक्शन समस्या के रूप में, समाधान के रूप में, समीक्षा के रूप में, संभावना के रूप में, अपॉर्चुनिटी के रूप में, यही आपको पूछा जाएगा। ये ध्यान रखना है। क्लियर? चलें अब। तो इस तरह से ये सारा चीज इस पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप टेंशन नहीं करिए, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब इस तरह से जैसे मैंने बताया उस तरह से कितने लोग लिखे थे? अच्छा ठीक है, मतलब सब हर एस्पेक्ट को आप लिए होंगे लेकिन थोड़ा बहुत लिए थे, ठीक है ना। अब आप घर पर जाकर इस पर एक बार काम कर लेंगे, क्या कर सकते हैं ना। अगर मैं आपको नहीं भी दूं, वैसे मैं दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मटेरियल है आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने से एक बार घर पर जाकर के इसको प्रयास करिएगा, क्योंकि इससे 2 प्रश्न आपके लिए बन जाएंगे, निबंध भी और जीएस भी, ठीक है। कोई दिक्कत? तो अब यहां पर आ जाइए, इसी तरह से हम लोग चलते हैं कहां पर, एक दूसरा टॉपिक जो लिए हैं जल्दी जल्दी उसको कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये आप लोग विषय जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, समझे भी हैं और आपको पता भी है, इसमें कहीं कोई दूर नहीं है। ये भी जो प्रश्न है इसमें भी दोनों भाव है, ठीक है, कि ये जीएस में भी आ सकता है और निबंध में भी आ सकता है, वर्तमान संदर्भ में है, चर्चा में है। अब यहाँ पर चूंकि आप लोग पढ़े हुए हैं इसीलिए मैं इस विषय को बाद में रखा है, और जिससे कि मैं इसमें जल्दी से काम कर सकूं। अब जरा आ जाइए कि अगर हमें इसमें लिखना है एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव, अब इसका जब हम लोग भूमिका बनाएंगे सबसे पहले वहीं से तैयार करें।
तो एक एस्पेक्ट की भूमिका नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। भूमिका को निकालते वक्त हमें प्रश्न के तत्व को पहचानना होता है। तो उसमें हमारे पास दो तत्व है, नेशन और इलेक्शन। कोई दिक्कत? तो पहला भूमिका या तो राष्ट्र से चुनाव पर या चुनाव से राष्ट्र पर। ये प्रश्न के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अब यहां पर आ जाइए, तीसरा भूमिका जो बनेगा वो कैसे बनेगा? तो चुनाव और लोकतंत्र को जोड़कर। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर चुनाव की कोई प्रणाली है, इसका अर्थ है कि वहां पर लोकतांत्रिक कोई विचारधारा है। सबसे पहली बात ये समझना होगा। या जहां जहां लोकतंत्र है वहां वहां चुनाव का कोई न कोई व्यवस्था है। जैसे हम कहते हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। क्या बिना आग का धुआं हो सकता है? कहीं पर आप धुआं देखें तो आपके दिमाग में सबसे पहला होता है कि हो सकता है कि वहां कोई आग है। ठीक उसी तरह से अगर हम चुनाव है तो इसका मतलब है कि वहां लोकतंत्र की कोई विशेषता है, या जहां लोकतंत्र है तो वहां चुनाव की कोई विशेषता है। इसलिए चुनाव और लोकतंत्र एक दूसरे का पूरक होता है। कोई दिक्कत तो नहीं? लोकतंत्र चुनाव के बगैर अधूरा है और लोकतंत्र चुनाव जो है वो लोकतंत्र का साधन होता है। कोई दिक्कत तो नहीं? जिससे हम अच्छे लोकतंत्र को प्राप्त करते हैं। इसलिए यहां पर एक भूमिका हम यहां से शुरुआत कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब वहां पर हम वो भी नहीं आ जाए, वहां से भी हम नहीं लिखते हैं, तो वहां पर हम आ जाएंगे। अब यहां पर सवाल होगा कि हम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है। शास्त्र कहता है कि एक व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन दो व्यक्ति सबसे अच्छा काम करता है। कोई दिक्कत तो नहीं? और यही दो व्यक्ति सबसे अच्छा काम करता है जो लोकतंत्र है, जिसका निर्माण चुनाव से होता है कि नहीं? यहां दो व्यक्ति क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया जिससे कि एक व्यक्ति के कार्यों पर वो नियंत्रण रख सकता है। यहां पर सामूहिक जो है सो शासन की सिद्धांत व्यवस्थित होती है, और इसीलिए हम यहां से भी लिख सकते हैं। अगर हम वहां पर में भी नहीं जाएं तो चुनाव की सबसे प्राचीन प्रणाली जो हमें दिखता है वो दिखता है बिहार के वैशाली से। कोई दिक्कत तो नहीं? और यहीं से उसकी शुरुआत होती है। इसलिए हम यहाँ के ऐतिहासिक से भी इस भूमिका को शुरुआत कर सकते हैं। अगर उससे भी हमें और आगे बढ़ करके देखना हो तो बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ की स्थापना, आप समझ गए, जो इसी सिद्धांतों पर हुई थी, जिसमें चुनाव का महत्व था। तो यहां पर संघ समूह है, और समूह का मतलब हो गया मत भिन्नता, और मत भिन्नता में मतैक्य। मत भिन्नता में मतैक्य मतलब मत भिन्नता के बावजूद भी मत की एकता। बात समझ गए? ये है लोकतंत्र।
जिसका आधार है चुनाव। तो भूमिका के इतने डायरेक्शन आपके पास आ गए, जो दिमाग में आपके पास आए उस स्टाइल से आप इसको उठाएंगे। चलें, अब जब यहां से आएंगे तो इस तरह से हमारा पहला जो पैरा है, पहला जो भाग है वो हमारा समाप्त हो गया, क्योंकि इसमें 200 से 250 शब्द हमारे, हम कितना भी छोटा लिखेंगे फिर भी इतना तो हमारा आ ही जाएगा। अब यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो दूसरा पार्ट होगा कि आखिर संपूर्ण भारत के संदर्भ में एक चुनाव की क्या आवश्यकता है, एक चुनाव क्यों। ठीक है, इस क्यों की व्याख्या जैसे ही हम करेंगे तो ये हमारा 200 से 250 शब्द, और यही जो हमारा क्यों है इसको व्याख्या के क्रम में हम यहां पर लिखेंगे। सबसे पहला हम पॉइंट दे देते हैं आपको, तो इसका सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, प्रशासनिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण। ठीक है, हम इन कारणों को लिख करके हम इसकी आवश्यकता को यहां प्रूफ करेंगे कि एक चुनाव क्यों चाहिए। ठीक है, क्या मैं इसे एक्सप्लेन करूं कि आप कर सकते हैं? जहां जरूरत हो तो मुझे बताइएगा, एकदम उसमें ऐसा नहीं, इसमें संकोच नहीं करना है। समय कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप संकोच में ही रहें। देखिए, बार बार चुनाव होने से भारत में क्या होता है, तो भारत में सभी आम चुनाव एक समय पर नहीं होते। यहां एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब हो गया सभी आम चुनावों का एक समय पर होना, सभी आम चुनावों का क्या हो जाना, एक समय पर होना, और उस आम चुनाव के माध्यम से हमारे लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण होता है। ये सरकार क्या है, तो ये सरकार, चूंकि भारत में शक्ति का जो सर्वोच्च साधन है वो है भारतीय जनता, संप्रभु जो है सो जनता के पास है, इसीलिए भारत का जो एक्चुअल शहंशाह है वो कौन है, जनता है। तो भारत का जो शहंशाह है, जो भारत के नागरिक हैं, वो चुनाव के माध्यम से अपना सेवक चुनते हैं। नहीं, सरकार जो है वो सेवक है, और वो चुनता कौन है, जनता या लोकतंत्र की शहंशाह, क्या कहेंगे आप? तो लोकतंत्र की शहंशाह, क्योंकि उनके पास पावर है। ठीक है ना, आपके एक वोट कम उनको मिल जाए तो देख लीजिए वो कुछ नहीं है। इसीलिए लोकतंत्र की शहंशाह जनता होती है, जिसके माध्यम से वो अपना सेवक चुनती है, और वो पर्व है चुनाव। इसलिए चुनाव महापर्व होता है, राष्ट्रीय पर्व होता है, जिस पर्व में शहंशाह अपने सेवक को चुनते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? अब ये हमेशा होता रहता है, इसके कारण लोगों के ऊपर में क्या होता है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। क्योंकि भारत में राजनीति का जो केंद्र है वो जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, संप्रदाय रहता है, और चुनाव के समय में इन मुद्दों को और भी उठाया जाता है, जिसके कारण
जो सामाजिक मनोविज्ञान होता है वो और भी संकुचित हो जाता है, जो सामाजिक सद्भावना को कई बार तो क्या करता है, खंडित करता है, और जिसका हमारे सामाजिक स्तर पर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी आप देखेंगे कि पंचायत स्तर पर जो है सो लोगों बहुत अधिकार दिए गए हैं, और उसी अधिकार के परिणाम स्वरूप जो स्थानीय सौहार्द है, ग्रामीण सौहार्द है, उसमें भंग हो गई है। अब वहां पर में भी वोट का कैलकुलेशन होने लगा है, वहां भी रिश्तेदारी नातेदारी, चूंकि ग्रामीण जो समाज है वो रिश्तेदारी नातेदारी का समाज है, और उस रिश्तेदारी नातेदारी समाज में भी ये चुनाव ने उनके मनोविज्ञान को प्रभावित किया है। वहां पर अंदर अंदर लोगों में जो है सो दुश्मनी करा दी है कि नहीं है, कि मुझे वोट नहीं दिया गया, मुझे वोट नहीं दिया, हम उसको देख लेंगे, हम उसको देख लेंगे। ऐसी जो प्रवृत्ति है ये ग्रामीण स्तर पर में भी आया। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरह से ये आम चुनाव जो होता है, जब बार बार होता है तो ये मुद्दा, वही मुद्दा बार बार उठते रहते हैं, केवल क्षेत्र, स्थान और जगह बदल जाते हैं, जिसके कारण लोगों के मनोविज्ञान पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्या होता है, तो लोगों को अपने सरकार में, अपनी व्यवस्था में धीरे धीरे विश्वास कम होने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि सरकार जो होता है वो अपने लिए काम कर रही है, मेरे लिए काम नहीं कर रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में जो चुनाव व्यवस्था है, चुनाव प्रणाली है, उसमें जो वोटर है वो 3-4 तरह का वोटर है। यहाँ पर जो वोट देते हैं वो ये नहीं जानते कि हम वोट क्यों दे रहे हैं, जो जानते हैं वो देते नहीं, जो देते हैं वो जानते नहीं। ठीक है, और यही कारण है कि अभी भी लोकतंत्र का जो सही लाभ, सही उद्देश्य, सही शक्ति होता है वो नहीं मिल पाता है। और यही कारण है कि यहाँ पर इस चुनाव का ये मनोवैज्ञानिक, चुनाव आने की स्थिति में प्रशासन भी चुनाव में इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके कारण जितने भी विकास परक कार्य होते हैं या तो शिथिल हो जाते हैं या रुक जाते हैं। आर्थिक प्रभाव होता है कि यहाँ पर राजकोष का अतिरिक्त धन जो होता है चुनाव पर किसी न किसी माध्यम से खर्च होते रहते हैं। राजनीतिक कारण में देखेंगे तो राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे हमेशा मुद्दे बनते रहते हैं। और दूसरा, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का अधिकांश समय चुनाव प्रचार में जाती है, नहीं कि लोगों के कल्याण में जाती है। जितने भी मंत्री होते हैं वो मंत्रालय में कम, चुनाव प्रचार में अधिक व्यस्त होते हैं, जिसके कारण जो राजनीतिक विश्वसनीयता होती है वो खंडित होती है। सामाजिक स्तर पर जो सामाजिक सौहार्द है, चिंतन है, वो खंडित होता है, और सामाजिक कल्याण, विकास जो है प्रभावित होता है, जिसके कारण आवश्यक है कि अलग अलग चुनाव के बजाय एक समान चुनाव प्रणाली हो और सभी आम चुनावों को एक साथ कराया जाए, जिससे कि प्रशासकीय और राजनीतिक निरंतरता बरकरार रहे। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे, ध्यातव्य है या ध्यान देने योग्य बात है कि स्वतंत्रता से पहले, अब यहां से फिर हम एक ऐतिहासिक पृष्ठ पर आ जाएंगे, मतलब इसकी वर्तमान आवश्यकता को रखते हुए हम यह दिखाएंगे कि भारत के लिए ये कोई नई प्रणाली नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस क्रम में हम यहां से जब इसको एक्सप्लेन करते हुए आ जाएंगे तो फिर यहां पर हम यहां अगला क्रम में लिखेंगे कि स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के कुछ वर्षों पश्चात भारत में केंद्र और राज्यों की आम चुनावें एक साथ होती थी, लेकिन समय के कालखंड में इसमें परिवर्तन आया, फिर उसको उस तरह से खंडित हुई, जिसके के कारण आज अलग अलग केंद्र और राज्यों में चुनाव हो रही है। ठीक है, वर्तमान समय में फिर इसे पुनः व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। अब क्यों आवश्यकता है? तो जिससे कि राजकोष को बढ़ाया जा सके, सरकारी काम में गतिशीलता आ सके, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाया जा सके, लोक कल्याणकारी कार्यों को बल मिल सके, राजनीतिक तुष्टीकरण को कम किया जा सके, विकास परक चीजों को बढ़ाया जा सके, और इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली की मांग न केवल आवश्यक है बल्कि जरूरी भी है।
कोई दिक्कत तो नहीं, जिससे भारत की संपूर्ण व्यवस्थाओं पर कई बदलाव आएंगे। ठीक है, उसका फिर यहां बेनिफिट आ जाएगा। उसको लिखते हुए इसके साथ साथ हमें ध्यान देना है, क्योंकि हर कड़ी में ऐसे ऐसे शब्द का यूज करना है जिससे कि वो पैरा दूसरे पैरा से जुड़ जाए, और वहां ध्यान देना है कि इसकी कई चुनौतियां हैं। तो फिर इसकी जो कमी है वो लिखेंगे। अब इसकी कमी क्या है? तो इसका जो है दो बड़ा कमी है, दो चीजें, दो व्यतिक्रमण हो सकता है। सबसे पहला चुनाव ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो क्या होगा। दूसरा, अगर लोकसभा की तुलना में विधानसभा पहले भंग हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी। और तीसरा, अगर मान लीजिए कि त्रिशंकु व्यवस्था में मध्यावधि चुनाव की स्थिति आ जाए तो फिर क्या स्थिति होगी। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इन सभी के संदर्भों में इसका क्या समाधान होगा, फिर हम उस पर समाधान देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। जब त्रिशंकु की स्थिति होगी तो उस समय में सर्वसम्मति से एक सरकार व्यवस्था बनेगी, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के द्वारा सरकार का जो है सो निर्माण होगा। बात समझ गए। अगर मान लीजिए कि मध्यावधि चुनाव की स्थिति आ जाए और उसमें अगर कम स्थितियां रहे तो उस स्थिति में हम संवैधानिक प्रक्रियाओं, खास करके राष्ट्रपति शासन के द्वारा हम उसको जो है सो क्या कर सकते हैं, उसके टाइम पीरियड को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, या हम सर्वसम्मति से निवर्तमान सरकार को बढ़ा करके इस व्यवस्था को दूर कर सकते हैं। आगे कल क्रम में फिर यहां से हम निष्कर्ष पर आएंगे। ठीक है, और निष्कर्ष पर जब हम आएंगे तो फिर इस निष्कर्ष को लिखने के लिए हम कहीं से भी लिख सकते हैं। यहां पर लिखेंगे कि संविधान क्या चीज, हाँ लाभ आपको बोल दिए हैं, लाभ बोले हैं। और निष्कर्ष के रूप में संविधान एक राष्ट्र की संकल्पना करती है, सभी प्रकार की विविधताओं में एकताओं को व्यवस्थित करते हुए एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है, और चुनाव के माध्यम से हम एक एकीकृत सरकार व्यवस्था का निर्माण करेंगे, जिससे कि देश के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासों की एकीकृत कार्य प्रणालियों को बल मिलेगा, जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता और भी सुनिश्चित होंगे, जिसका मुख्य श्रेय चुनाव प्रणाली को जाएगा। इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वर्तमान समय में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली का सिद्धांत न केवल आवश्यक है बल्कि जरूरी भी। इस तरह से हम इसको ठीक है। तो जैसे सुनाए हैं वैसे कल लिख करके हमको दिखाइएगा आप लोग। क्या हो सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां पर आइए, इसी को अगर जीएस में प्रश्न आएगा तो चुनाव सुधार के संदर्भ में प्रश्न आ सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। या एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली के संदर्भ में प्रश्न आ सकते हैं। या अगर मान लीजिए हम इसको भी छोड़ दें तो ये जो प्रश्न है ये आपको जो है सो भारत के संदर्भ में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रणाली की क्या चुनौतियां हैं इस संदर्भ में भी आ सकते हैं। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखेंगे। हेलो, ठीक है, ठीक 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 है ना। तो दोनों हुआ, और मुझे लगता है दोनों निबंध आप लोग रात में तैयार कर लेंगे, हम सबके घर आ जाएंगे। सही कह रहे हैं। जिन जिन लोगों का मान लीजिए कि मेरे पास मोबाइल है, सब लोग जुड़े हुए हैं, हम जो है सो जूम मीटिंग कर लेंगे, सबको फोन कर लेंगे, लिखे कि नहीं लिखे। जब तक आप नहीं बनते हैं तब तक मेरा दायित्व है, आप बन जाते हैं फिर आपका दायित्व होता है समाज को सेवा करना। अभी मेरा दायित्व है कि आपको उस जगह तक पहुंचाना, उसमें आपके सामने में जो भी चुनौतियां हो उस चुनौतियों को कम करने का मेरा प्रयास होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी समाप्त, उसको कम करने का मेरा प्रयास होगा। और हम ये चाहेंगे कि आपकी सफलता में मैं एक अतिरिक्त फूल का काम करूं, जिससे कि आपकी रास्ते सहज हो जाए। कोई दिक्कत तो नहीं ना।
इसलिए हम सब लोगों के घर आएंगे एकदम नेट 10 बजे रात में। आप ध्यान रखिएगा, एकदम मैसेज जाएगा, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि आप लिख रहे हैं कि नहीं देखें। चले, तो ऑल द बेस्ट। और एक बात आप लोगों को कहना चाह रहे हैं कि स्टैटिक्स का जो क्लास है, मतलब इस दौरान में एक मतलब आपका, चूंकि सारे लोग तो पढ़ ही रहे हैं, पढ़ा ही जा रहा है, तो स्टैटिक्स का क्लास रखें या ना रखें, आपको जरूरत है या ना रहे, ये देखिए ईमानदारी से कहना है। अगर आपका तैयार है, अगर आपको जरूरत है तो फिर रखा जाएगा। और मैं चाहता हूं कि क्यों नहीं 4 दिन 5 दिन आप जो है सो एक वे में कर ही ले, वो भी अच्छा है। उसे ये पता होता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, एक शार्पनेस हो जाती है। और वो इसी बार के लिए केवल, अगले बार से हो सकता है कि मैं ये नहीं कहूंगा, मैं आश्वस्त नहीं हूं संपूर्ण रूप से, स्टैटिक्स की भी हटने की बात है। हाँ, इसलिए इस हो सकता इस बार अब लोग अंतिम रूप में पढ़ लीजिए और अच्छा रहेगा। क्या चीज, क्या, हाँ अच्छा है स्टैट आपका, मतलब हट जाए तो अच्छा रहेगा, मतलब रहे तो अच्छा है, हट जाए तो अच्छा है, प्लस पॉइंट है। अब मान लीजिए आपके लिए प्लस पॉइंट है क्योंकि आप भाई इंजीनियर हैं। आज जो लोग मान लीजिए हिस्ट्री वाले लोग हैं, कौन कौन लोग हिस्ट्री ऑनर्स हैं, तब एक बात बताओ, क्या चीज, तो वहां मैथ लेकर क्या करेंगे, वहां स्टेट थोड़ी बनेंगे। उसमें कोई ऐसा बेसिक नहीं है। ये बना लिया है, हाँ?